This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन जो हमारी रहती है अभी पढ़ने वाली, वो लीस्ट टर्म है। लीस्ट टर्म की डेफिनेशन में एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इसको एग्जामिनर ने अपने क्वेश्चन में टेस्ट भी किया और मैंने आपको कहा था मुझे आज पास पेपर का क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले लेसन का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, रिवीजन लेवल क्वेश्चन है। उसको डिस्कस करने से पहले जरा लीस्ट टर्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और इसमें हमारी एक कंडीशन जो अभी रहती है ये जानने के लिए कि आया कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। आपको याद होगा वो 5+3 कंडीशंस थी, याद है ना ये बात। और उनमें से 5 कंडीशंस तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमें 3 रहती हैं। वो एक कंडीशन यहाँ पे भी हमारी अप्रोक्सीमेटली डिस्कस हो जाएगी, काफी हद तक, मुकम्मल तो नहीं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं लीज टर्म। लीज टर्म एक ऐसा पीरियड जो नॉन कैंसलेबल हो। एक होता है ना कैंसलेबल, आप कैंसिल कर सकते हो, नॉन कैंसलेबल जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड किस चीज का, कि लेसी को एक राइट मिलेगा एसेट के इस्तेमाल का, अंडरलाइंग एसेट के इस्तेमाल। वो हमने इसकी डेफिनेशन में पहले ही पढ़ा लीज की। हमने कहा था लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो पूरे का पूरा मुआहिदा या मुआहिदे का कुछ हिस्सा। दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट, जो कन्वे करता है एक एसेट को, इसके इस्तेमाल का हक किसको, किसको देता है, लेसी को। और देता कौन है, ट्रांसफर कौन करता है, लेसर करता है। आपको याद होगा हमने इस पर 3 डेफिनेशन कवर की थी। That conveys the right to use an asset for a period of time in exchange for consideration। जिस एसेट के राइट का इस्तेमाल मिलता है उस एसेट को हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। जो राइट ट्रांसफर करे लेसर, जिसको राइट मिल जाए, जो राइट रिसीव करे, वो लेसी कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या हुआ, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है जिसमें लेसी के पास राइट है कि वो उस अंडरलाइंग एसेट को इस्तेमाल कर सकता है। टुगेदर विद बोथ, ये दोनों बातें। एक है लीज पीरियड स्टार्ट हुई, लेसर समटाइम आपको ऑप्शन दे देता है लेसी को कि लेसी आप यूज करो, अगर आप फर्दर राइट लेना चाहते हुए तो मैं वो राइट भी आपको एक्सटेंड कर दूंगा। दैट्स सपोज आपने 3 साल के लिए लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेसी कहता है लेकिन मैंने 2 साल के लिए फर्दर आपसे ये राइट लेना जरूर है, और ये सर्टन है कि लेसी वो फर्दर 2 इयर्स के लिए राइट भी रिसीव करेगा। अब लीज टर्म कितनी आप कंसीडर करें, 3 इयर्स करें या 5 इयर्स करें, जो फर्दर 2 इयर्स आपने एक्सटेंड करना है,
क्या उसे भी शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अब हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पीरियड्स कवर्ड बाय एन ऑप्शन, उसमें ये पीरियड भी शामिल करें लीज टर्म में जिसमें ऑप्शन मिल गई। टू एक्सटेंड, कि आप बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे लेसी के पास ऑप्शन है कि वो 3 इयर्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर आप चाहते हो तो 2 इयर्स के लिए फर्दर आपको राइट भी मिल सकता है, आप फर्दर 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। टू एक्सटेंड द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टन, अगर ये सर्टन हो के लेसी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा आपको? याद करें मेरी पुरानी बात, मैंने आपको लिंक बना के समझाया था। जैसे मैंने कहा था कि परचेज ऑप्शन सर्टन हो कि ये परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, वहां पे हमने कहा था कि परचेज ऑप्शन की वैल्यू अगर अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम हुई तो वो एक्सरसाइज करेगा। जैसे बाजार में अगर वो एसेट 5 लाख का बिक रहा हुआ हो और उसे कहा जाए तुम्हें 1 लाख का ही मिल जाएगा, तो क्यों नहीं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? करेगा। उसने खुद इस्तेमाल नहीं करना, कोई बात नहीं, खरीदे 1 लाख रुपए का, मार्केट में 5 लाख का बेच दे 400,000 का, तो उसे बेनिफिट ही मिलेगा ना। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जो रेंटल की अमाउंट है, जो आप रेंट पे करोगे, वो एक्सटेंड पीरियड के अंदर रेंटल की अमाउंट नॉर्मल या मार्केट रेंटल से काफी कम हो, तो फिर सर्टन होगा कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। समझ आ गई? अगर रेंटल की अमाउंट लेट्स सपोज 50 मिलियन हो और फर्स्ट 3 इयर्स में वही है, आपको कहा गया कि ठीक है, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो हम ऐसा करेंगे कि आपको 10 मिलियन रेंटल पे ये फर्दर 2 इयर्स के लिए लीज रिवाइज कर देंगे या एक्सटेंड कर देंगे। अब आप मुझे बताएं कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे? करेंगे। तो तब आपने ये पीरियड भी शामिल करना है अपने लीज टर्म में। अब आपकी लीज 3 इयर्स की नहीं होगी, अब आपकी लीज 5 इयर्स की हो जाएगी। बात समझ आई है? इस पे मुझे क्वेश्चन करवाना है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, आपने कहा कि आप एक लेसी है, लेसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरी बात पहले ना स्टोरी सी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। एक लेसी, एक साहब जी, हम ऐसे एग्जांपल को समझ लेते हैं। ये देखिए, लेसी इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेसेस, मुआयदा। बच्चे लीज टर्म 5 इयर्स। यहां तक बात क्लियर? ये तो बड़ी सिंपल सी है। लेसर कहता है आपके पास ऑप्शन है टू टर्मिनेट, आप इस लीज को टर्मिनेट भी कर सकते हो आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल की मुद्दत से पहले तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, 3 साल जब पूरे हो जाएं उसके बाद आप अगर चाहते हो तो कैंसिल कर देना, कैंसिल कर सकते। अब सवाल ये है कि आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अब लीज टर्म, लीज पीरियड हम 5 इयर्स का कंसीडर करें या 3 इयर्स का?
हमें तो नॉर्मली 3 इयर्स का करना चाहिए। समझ आ गई? वो क्यों? क्योंकि याद करें डेफिनेशन में हमने पढ़ा ही क्या था, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। समझ आ गई है ना बात? कौन सा पीरियड है जी? तहजीब साहब जज़ाकुमुल्लाह खैर, बच्चे आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन अब बात सुनिएगा, लेसर कहता है आप टर्मिनेट करना चाहते हैं कर लें, कोई मसला नहीं है, कर दें टर्मिनेट, लेकिन आपको 100 मिलियन पे करना पड़ेगा मुझे। टर्मिनेट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आपको 100 मिलियन पे करना पड़ेगा। और लेसी अगर इस लीज को कंटिन्यू करे तो उसे लीज रेंटल की अमाउंट जस्ट 60 मिलियन पे करनी पड़ती है, और टर्मिनेट करने पे 100 मिलियन पे करनी पड़ती है। बताएं क्या इस सिचुएशन में लेसी टर्मिनेट करेगा? नो सर। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। शाबाश हसनैन, बिल्कुल सही। तहजीब साहब नहीं करेगा। अब ये सर्टन हो गया, क्या वो टर्मिनेट करेगा? हाँ शाबाश। जब ये सर्टन हो जाए, आपके पास लेसी के पास गो के ऑप्शन है, वो टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन फिर भी सर्टन है, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर ऑप्शन होने के बावजूद ये सर्टन हो गए, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। आपने कौन सा है? ये 5 इयर्स कंसीडर करना। अब बच्चे जरा कोशिश करें सेकंड पॉइंट खुद से पढ़ने की और मुझे बताएं क्या ये समझ नहीं आया आपको? जी सर, अगर सर ये 100 की जगह सिर्फ 40 मिलियन का उसको फाइन पे करना पड़ता, तो अब सर वो 3 इयर्स पे हम लेते हैं ना उसको पे। देखें, एग्जामिनर जब भी आपको एग्जाम में देगा ना, तो वो हिंट जरूर प्रोवाइड करेगा। आप या तो बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोवाइड करेगा या बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट देगा। क्योंकि अभी तक एग्जाम में आपको पता है पहला बुलेट टेस्ट हो चुका हुआ है, दूसरा बुलेट अभी तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ। अभी टेस्टेबल है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाना है और एग्जाम में बच्चों ने परेशान हो। पहला बुलेट तो एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया हुआ है, लेकिन सेकंड बुलेट अभी तक एग्जाम में टेस्टेबल पड़ा हुआ है, स्टिल टेस्टेबल। सर ये फर्स्ट बुलेट को सर थोड़ा सा समझा दें, नेट चला गया था उस टाइम में। फर्स्ट बुलेट जी लेट ज्वाइन किया है। ज्वाइन से जल्दी कर लिया था, नेट का सर इश्यू हुआ था थोड़ा सा, कोई मसला नहीं समझ नहीं है, आई। कोई इशू नहीं है बच्चे, हसनैन बच्चे, कोई इशू नहीं है। मैंने बस जस्ट वैसे ही कह दिया। अच्छा बच्चे, ये भी मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। बच्चे दो पार्टीज हैं, एक है लेसर और दूसरा है लेसी। ये लेसर साहब, ठीक हो गया जी बच्चे। इन दोनों के इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसमें लीज टर्म 3 इयर्स। लेसी परेशान है। लेसी कह रहा है कि सर मुझे लीज को एक्सटेंड करना है, मैं चाहता हूं लीज को एक्सटेंड करना भी, मुझे ये राइट आप ना 5 इयर्स का लीज टर्म 5 इयर्स की कर दें। लेसी क्या कह रहा है लेसर को, सर आप ये लीज ना 3 इयर्स की बजाय 5 इयर्स की कर दें। लेसर कह रहा है परेशान ना हो, मैं एक्सटेंड कर दूंगा फर्दर 2 इयर्स के लिए। आपको अभी जो रेंटल देना पड़ रहा है, वो रेंटल मुझे देना पड़ रहा है 5, चले हम इसकी फिगर ले लेते हैं, 15 मिलियन देना पड़ रहा है। जब मैं एक्सटेंड करूंगा उस वक्त आप मुझे रेंटल पे कर देना जस्ट 3 मिलियन, ठीक है?
अब हमें लीज टर्म 3 इयर्स कंसीडर करनी है या 3 + 2 5 इयर्स कंसीडर करनी है, ये सोचना है। एज पर डेफिनेशन अगर लेसी लीज को एक्सटेंड करने की ऑप्शन अपने पास रखता हो और ये कंफर्म हो कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा फॉर सेकेंडरी पीरियड, क्योंकि इसे हम कहते हैं प्राइमरी पीरियड और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी पीरियड। लीज वो एक्सटेंड करेगा किस पीरियड के लिए? सेकेंडरी पीरियड के लिए, ये सर्टन हो। और ये सर्टन है रेंटल 15 मिलियन का फर्स्ट प्राइमरी पीरियड में और सेकेंडरी पीरियड में जस्ट 3 मिलियन का, जो कि मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम है। ये कंफर्म है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और वो लीज को एक्सटेंड करेगा ही करेगा। अगर ऐसा हो तो आपने इन दोनों पीरियड्स को कंबाइन करके टोटल पीरियड को कंसीडर करना है 5 इयर्स को लीज टर्म इस कॉन्ट्रैक्ट में, ना कि सिर्फ 3 इयर्स को कंसीडर करना। ठीक है जी बच्चे, अब जरा पहला बुलेट दोबारा भी पढ़ लें, आपको बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। पढ़े जरा तसल्ली से, फिर हमने क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है सर। अच्छा, अगर लीज टर्म कैंसिल कर सकते हैं और उसमें कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी अली शेर, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी, आपके लिए फ्री है, आप जब चाहो लीज कैंसिल कर सकते हो। तो फिर लीज टर्म लीज पीरियड आपने 3 इयर्स कंसीडर करना है, 5 इयर्स कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया नॉन कैंसिलेबल पीरियड। सबसे पहली लाइन पढ़िएगा अली शेर, कंडीशन ही यही है। अगर आपके पास लीज टर्म आपके पास कौन सी होगी? वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड की होगी। जब आपके पास राइट है कि आप लीज को टर्मिनेट कर सकते हो और फिर भी आप नहीं करोगे, तो फिर तो आपने सारी की सारी पीरियड को कंसीडर करना है। बट अगर आप उसको टर्मिनेट करो तो फिर हमें डर हो, शक हो कि आप ये टर्मिनेट कर सकते हो, तो फिर हम कौन सी मुद्दत लेंगे? जिस पीरियड में आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि हमने 5 कंडीशंस अभी तक पढ़ी ये जानने के लिए कि आया ये लीज फाइनेंस लीज है या ये लीज ऑपरेटिंग लीज है। 5 बातें मैंने आपको फिंगर टिप्स पे याद करवाई हुई है, याद होनी चाहिए। ऑनरशिप ट्रांसफर हो, परचेज ऑप्शन, ये 2 बातें तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप से। अगली 3 बातें क्या हमने बात पढ़ी हुई है? मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, और फिफ्थ वन एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का होगा। ये 5 बातें। अच्छा, अब इसमें जरा छठी बात याद करनी है आपने। छठी बात क्या है कि लीज को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, टर्मिनेट कौन कर सकता है? लेसी कर सकता है। लेसी अगर चाहे तो लीज को टर्मिनेट भी कर सकता है। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब और टर्मिनेट करने से लेसर का नुकसान भी होगा। मुआयदा हुआ 5 साल का, उसने 2 साल के बाद ही लीज टर्मिनेट कर दी, लेसर को नुकसान हो गया। अब लेसर का जितना भी नुकसान होगा वो सारे का सारा लेसी बियर करेगा। अगर तो ये क्वेश्चन में कंडीशन मौजूद है, ये फाइनेंस लीज, क्योंकि हमने कहा था रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर ट्रांसफर हो जाए लेसर से लेसी को, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर फ्रॉम लेसर टू लेसी, वो फाइनेंस लीज है। अब इसमें देखें, लीज को टर्मिनेट करने से जितना नुकसान हो रहा है गो के लेसर का हुआ, लेकिन वो नुकसान कहां शिफ्ट हो गया? लेसी की तरफ, लेसर से लेसी की तरफ। ऐसी लीज जिसमें सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड, फायदा होगा तो लेसी का, नुकसान होगा तो लेसी का, कौन सी लीज होती है एज पर डेफिनेशन? फाइनेंस लीज। समझ आ गई बात की? तो ये 6 1 कंडीशन है फाइनेंस लीज के। भी मैं आपके सामने ओपन भी करता हूँ,
आप जरा इसको पढ़ भी लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको ये बात भूलेगी नहीं। सर अगर मैं ये कहता हूँ कि जो है लेजी के पास भी ऑप्शन है कि वो टर्मिनेट करे और लेजर के पास भी ऑप्शन है कि वो टर्मिनेट करे 3 साल बाद, और हमें ये पता है कि लेजी जो है वो रीजनेबली सर्टन है कि वो इसको टर्मिनेट नहीं करेगा, वो 5 साल तक लेके जाएगा, लेकिन लेजर का नहीं पक्का पता, तो फिर इसका मतलब कि लीज टर्म क्या होगा? फिर लीज टर्म जितना सर्टेन पीरियड हो वो कंसीडर किया जाएगा। ऐसे नहीं होता, लेसी अपने आप को इंश्योर जरूर करेगा। जैसे अब लैंडलॉर्ड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या कहते हो, 2 माह पहले आपने मुझे नोटिस इशू करना है, फिर मैं ये घर खाली करूंगा। ऐसे थोड़ी है मार्केट में कि कोई भी आपके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। लेसी उसके लिए सर्टेनिटी, सर्टन क्रिएट करवाता है। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट में जाएंगे आप देखेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में सर्टन होता है, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस सर। अच्छा बच्चे, आपने ये कंडीशन पढ़नी है, ये वाली, ये फर्स्ट वन रोमन में 5 तो मैंने याद करवा दी है ना, 63 पैरा में बार बार इसको रेफर भी करता हूं आप लोगों के साथ। ये आपने नेक्स्ट कंडीशन जरा पढ़नी है। समझ आ गई? अगर लेसी लीज को टर्मिनेट करे, टर्मिनेट करने से लेसर का जितना भी नुकसान है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? लेसी करके देगा लेसर। सही हो गया जी बच्चे। इफ द लेसी कैन कैंसल द लीज, अगर लेसी ने लीज को टर्मिनेट किया, कैंसल किया, लेसर का जितना भी लॉस है वो इस कैंसलेशन की वजह से हुआ, वो कौन फुलफिल करेगा? लेसी करेगा जी। तुमने लीज तोड़ी, नुकसान भी तुम। जी बच्चे, इसमें मैंने कोशिश की है जितने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है ना विद रेफरेंस मैंने शामिल किए हूं, ठीक है। मैं बाकी आपके साथ स्टैंडर्ड्स भी, जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं स्टैंडर्ड्स आप लोग खरीद लेंगे, मैं आपके साथ स्टैंडर्ड्स की भी रीडिंग काफी हद तक कर दिया करूं, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब ये पहला बुलेट आपने पढ़ लिया, अब जरा थर्ड वन बुलेट भी पढ़ना है, ये भी मैंने आपको समझाया, पढ़े जरा। द लेसी हैज द एबिलिटी, लेसी के पास ये एबिलिटी है, ये राइट है टू कंटिन्यू द लीज, के वो लीज को कंटिन्यू कर सकता है फॉर अ सेकेंडरी पीरियड, एक दूसरे पीरियड के लिए, एट अ रेंट, एक ऐसे रेंट पे दैट इज सब्सटेंशियली लोअर देन मार्केट रेंट। हमने कहा कि पहले 15 मिलियन का रेंट आपको 3 साल के लिए पे करना है, उसके बाद सेकेंडरी पीरियड के लिए आपको रेंट सिर्फ 3 मिलियन का पे करना है। अब लीज टर्म 5 इयर्स का हो गया, बट ये लीज कौन सी कंसीडर होगी? फाइनेंस लीज। अगर ऐसी कोई लीज हुई तो ये कौन सी लीज समझी जाएगी? फाइनेंस लीज। पढ़े जरा थर्ड वन पॉइंट इसका। सही हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब जो ये इन दोनों के दरमियान का सेकंड वन पॉइंट है ना, ये तो हमने डेफिनेशन में ही कवर किया था, जिसे हमने कहा था रिस्क एंड रिवॉर्ड। क्या मतलब? अगर एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ जाए, अंडरलाइंग एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ जाए, उसका बेनिफिट कौन, उसका फायदा कौन उठाएगा? लेसी। और अगर कोई नुकसान हो गया तो वो भी लेसी का। तो गेन्स एंड लॉसेस की जितनी भी फ्लक्चुएशन होगी वो, शाबाश, इसको हमने कहा था रिस्क एंड रिवॉर्ड। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बात हम पढ़ चुके हूं मैं। ये 5 + 3 पॉइंट्स है, ऐसे ही याद रखिएगा। 5 63 पैरा, 64 पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स। ये आपका होमवर्क है, टिक कर लें। ये पैराग्राफ आज के लिए आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन की तरफ। इसको सर सिर्फ रीड करना सर, रिटेन तो नहीं ना करना? नहीं नहीं, ये ओपन बुक पेपर है, ये ऐसे एग्जामिनर थोड़ी पूछेगा आपसे। जी सर। एग्जामिनर ऐसे, ये तो एप्लीकेशन के लिए ना, क्वेश्चन करेंगे भी
ये देखिएगा आपको वैसे ही याद हो जानी है, बात भूलनी नहीं है। जी बच्चे, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जी जी सर ये स्टडी टेक्स्ट लेके जा सकते हैं पेपर में? नहीं, स्टडी टेक्स्ट नहीं लेके जा सकते, ये स्टैंडर्ड्स की ओपन बुक, हैंड बुक इसे कहते हैं, स्टैंडर्ड्स लेके जा सकते। अच्छा अच्छा ठीक होगा। अच्छा जी बच्चे, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आप लोगों ने मेरी पूरी मदद करनी है, तभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। और देखिएगा जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट, ताकि क्वेश्चन को रट्टा ना लगे, कोई और नेचर का क्वेश्चन आ जाए उसमें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन चेंज हो, आप क्या करें, आप क्या सोचेंगे कि मैंने गावा का क्वेश्चन किया था, आप उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते। ये नहीं है, आपने, ये तो हमने पढ़ लिया, नॉलेज हासिल कर लिया, अब उसकी एप्लीकेशन हम इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। तो आपने जितना भी स्टैंडर्ड पढ़ा है, उन तमाम क्वेश्चन को जैसे हम नॉलेज की एप्लीकेशन करते हैं वैसे करें, ना कि उसको उन क्वेश्चन को रट्टा लगाने बैठ जाए, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर व आफियत रखेगा इंशाल्लाह, परेशानी होना आपने। गावा लीजिंग लिमिटेड has leased a machinery to Honeyberry Limited. गावा लीजिंग लिमिटेड ने मशीन को हनीबेरी लिमिटेड को लीज पे प्रोवाइड कर दिया। अच्छा जी, 1 जुलाई 2017 कौन सी डेट है? सर सर ये कमेंसमेंट डेट है एग्रीमेंट की सर। लीज कमेंसमेंट डेट, लीज कमेंसमेंट डेट, ठीक है ना। लीज पे प्रोवाइड कर दिया मशीनरी को, और उसमें टर्म्स क्या डिसाइड किए वो ये हैं जी, नॉन कैंसलेबल लीज है। देखिए वो सारी टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ी है ना, वो यूज करेगा। और कितने पीरियड के लिए? 3.5 इयर्स के लिए। क्या मतलब है 3.5 इयर्स के लिए ये नॉन कैंसलेबल है? इंस्टॉलमेंट सेमी सर ये एनुअल लीज होगा। सेमी एनुअल से क्या मुराद? साल में 2 दफा इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी होगी? 48 मिलियन। और एट एंड, आपके लिए, आपको मैंने 3 वर्ड्स याद करवाए हुए हैं। एग्जामिनर या इन एरियर्स वर्ड बोलता है, एंड वर्ड बोलता है, या एनिवर्सरी वर्ड बोलता है। इसके अलावा एग्जामिनर ने अभी तक कोई वर्ड और इस्तेमाल नहीं किया होगा। और ये देख लेंगे, मैं आपके साथ साथ आपको बताता भी जाता हूं। अच्छा, पहली कंडीशन हमने पढ़ ली, लीज कंटेन एन ऑप्शन टू एक्सटेंड लीज 1.5 इयर्स। लेसी के पास ऑप्शन है कि वो इस लीज को अगले फर्दर 1.5 इयर्स के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है। अच्छा, अब उसमें सेमी एनुअल ही लीज रेंटल होगा, इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी एक्सटेंडेड पीरियड की, और वो सिर्फ 15 मिलियन पे करनी होगी। पहले 48 मिलियन, अगली 3 इंस्टॉलमेंट 15 मिलियन की, और वो भी इन एरियर्स होंगी, एंड होंगी। और ये सर्टन है ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। मैंने कहा था एग्जामिनर जब इंफॉर्मेशन देगा हर बात क्लियरली बताएगा। अब आपने यहीं पे बच्चे फंस गए थे, परेशान हो गए थे, आपने मुझे बताना है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो क्या आपको कोई परेशानी है? आप मुझे बता सकते हो लीज पीरियड कितना होगा, 3.5 इयर्स का या 5 इयर्स का? मुझे बताइए। 5 इयर्स का सर। 5 आपने सर एक आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अब आपको सर्टन है। अब डेफिनेशन की जो सेकंड तो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चे। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, आपको ये कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। एग्जाम में 5 इयर्स है। अफसानुर जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे, सब लोगों ने जिन्होंने भी आंसर सर जज़ाकुमुल्लाह ये खैर। सर ये में हर क्वेश्चन में वो बताएगा कि वो ऑप्शन को एक्वायर कर लेगा। अगर वो सर ये ना बताता, फिर सर हमने से उसने ऊपर लिखा था कि ईच सेमी एनुअली जो पीरियड था सर 15, हर हर सर इंस्टॉलमेंट 15 मिलियन दे रहा है वो, तो सर 3 हाँ, इंस्टॉलमेंट का तो सर इस तरह से सर 45 मिलियन हो जाएगा। तो ये सर 3 रीजनेबल होगा इंस्टॉलमेंट उसके का, लिए? वो एक इंस्टॉलमेंट का 48 मिलियन, वो एक इंस्टॉलमेंट का 48 मिलियन है, ये एक इंस्टॉलमेंट का 15 मिलियन है, तो जी जी मार्जिन से काफी ठीक है प्रोफाइल। सर। जी सर ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट, इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। आपको याद है ना कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में सारी की सारी हमने कैलकुलेशन ही किसकी समझी थी? इम्प्लीसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे,
और उनमें से एक क्वेश्चन रिवीजन लेवल क्वेश्चन था। जी बच्चे, अच्छा, यूजफुल लाइफ है मशीनरी की 6 years, unguaranteed residual value end of lease term is estimated 20 million, ये अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है। GLL incurred a direct cost, ये कौन सी कॉस्ट है? परचेज करने भी आई, परचेज करने आईडीसी भी। कॉस्ट है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, आईडीसी की कॉस्ट। अच्छा बच्चे, आईडीसी की कॉस्ट है, बिल्कुल सही हफ्सा बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब लोगों को बात समझ में आ गई, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, अभी मैंने आपको ये सॉल्व करवाना है कुछ केसेस। आईडीसी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। लेसी के केस में हम इसे शामिल करते हैं आरओयू एसेट में। लेसर के केस में, अच्छा, अब लेसर के केस में क्या है? फर्स्ट वन, अगर तो लीज है फाइनेंस लीज, फिर अब अगली दो बातें, या तो सिंपल लेसर है, सिंपल लेसर है तो पार्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और दूसरा बच्चे डीलर एंड मैन्युफैक्चरर लेसर, डीलर लेसर एंड मैन्युफैक्चरर लेसर। उसके केस में क्या किया जाएगा? उसके केस में ये आपकी सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल लेसर के केस में पार्ट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का होता है, ये ऑटोमेटिकली लीज रेंटल में शामिल होता है, आपने इसको फर्दर शामिल नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना है क्वेश्चन में, सिंपल लेसर के केस। ठीक है जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उसकी रीजन मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये कल डिस्कस कर लें, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो फिर हमारा रह जाए। ठीक है जी बच्चे, अभी आपने सिर्फ रूल पढ़ के याद कर लेने हैं। लेसी के केस में आरओयू एसेट राइट ऑफ यूज एसेट का पार्ट बनाता है, सिंपल लीज लेसर के केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का, डीलर एंड मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में सेलिंग कॉस्ट, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि डीलर और मैन्युफैक्चरर की बेसिकली ये सेलिंग कॉस्ट ही तो है, उसकी तो इन्वेंट्री थी, उसने तो सेल किया है, ठीक है ना, तो ये उसकी सेलिंग कॉस्ट कंसीडर रहा। सवाल एक एक ऑप्शन, वो क्या है? वो जी बच्चे फाइनेंस लीज के बाद हमारा अगला पॉइंट था ऑपरेटिंग लीज। ये हैंडआउट्स में समरी बनी हुई है पूरी की पूरी, आपने परेशान नहीं होना, इसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अच्छा बच्चे, ऑपरेटिंग लीज, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग लीज। आपने ऑपरेटिंग लीज के केस में पार्ट बना देना इसे ऑफ एन एसेट, एसेट का पार्ट बनाना है, एंड डेप्रिशिएट ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म, ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म इसको डेप्रिशिएट कर देना। ठीक है जी बच्चे, इसको पार्ट बनाना है किसका? एसेट का, और इसको डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। सर जी बच्चे, सर लीज टर्म का पीरियड तो
डिफरेंट भी हो सकता है, तो फिर सर इसको हम डेप्रिशिएट डिफरेंट तरीके से करेंगे ना। जी, इसको आपने लीज टर्म पे ही डेप्रिशिएट करना है। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको समझा भी देता हूँ। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सपोज बच्चे, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स की लीज है, 1 2 3। ये सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, तो मैं फिगर्स खुद से कोई अज्यूम कर रहा हूं। $4,000, 3,800 और 3,610 ऑपरेटिंग लीज। इसको ऐड करके मुझे बताइएगा बच्चे, 1 0 8 और 6 14, 1 कैरी, 8 8 प्लस 3 11 410। डी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, आप इसके लिए जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करेंगे, जैसे आप करते हो वो करेंगे। अब मैं एसेट की तरफ आ रहा हूं, जिसके लिए मुझे आपको बात समझानी है। एसेट की कॉस्ट है, लेट्स सपोज एसेट खरीदा गया है 10,000, सॉरी एसेट खरीदा गया 40,000 रुपीज का, क्योंकि ज्यादा बड़ी फिगर्स नहीं ले रहा हूं मैं। 40,000 का एसेट है, आपने आईडीसी इसमें शामिल कर लेनी है। आईडीसी की फिगर है 2,000 रुपीज, लेट्स सपोज। ये टोटल फिगर बच्चे 42,000। इस एसेट की यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है। आपने मुझे सिर्फ लीज टर्म बताना है, लीज टर्म कितने पीरियड का है? सर वो तो 3 पीरियड 3 है। इयर्स का है। अब डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मुश्किल है, ये भी एग्जामिनर ने अभी तक टेस्ट नहीं किया हुआ IFRS 16 में, तो ये याद रखिएगा, एग्जामिनर ये टेस्ट कर सकता है आपसे। ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन कल हमने समझा हुआ। अच्छा बच्चे, तवज्जो करनी है आपने। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेगा एग्जामिनर? सबसे पहले बच्चे आपने कॉस्ट 40,000, इसको डिवाइड करना है 10 से, डेप्रिसिएशन की फिगर 4,000 और उस एसेट की। अब आपने कैलकुलेट करनी है आईडीसी पे भी डेप्रिसिएशन, वो सेपरेट होगी। आईडीसी पे डेप्रिसिएशन के लिए 2000, इसको डिवाइड कर दें 3 से, ये फिगर बन जाएगी 667। अब टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी फिगर बनेगी? 4,667। ये टोटल डेप्रिसिएशन की फिगर है, जिसको हम ऑपरेटिंग लीज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। ये फिगर डेप्रिसिएशन की चार्ज होगी। समझ आ गई है? तो IFRS 16 कहता है आपने आईडीसी को पार्ट ऑफ एसेट बनाना है ऑपरेटिंग लीज के केस में, बट इसको आपने डेप्रिशिएट यूजफुल लाइफ पे नहीं करना, ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। ऐसा क्यों? जैसे ही लीज टर्म खत्म होगी, उस एसेट में से आईडीसी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। फिर नए लेसी को जब आप लीज पे एसेट प्रोवाइड करेंगे, उसकी आईडीसी को दोबारा से एसेट का पार्ट बना लीजिएगा। फिर जैसे ही उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आईडीसी की वैल्यू उस केस में भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आईडीसी की वैल्यू सिर्फ उस लीज के लिए है। समझ आ गई बात? ये थी रीजन बच्चे। सर ये एग्जांपल दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना था इसका। तो मुझे ना आपकी आवाज नहीं सही समझ पाई, अगर आप मैसेज टाइप एग्जांपल करके। दिखा दें, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा जी बच्चे, अब हम जो हमारा एजेंडा है आज का, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोबारा वापस। अब जरा सर? तवज्जो करिए आप लोग। जी जी सर ये आपके लेक्चर्स हैं इसका IFRS 16 के कोई रिकॉर्डेड पड़े हुए? जितने भी पढ़े हुए हैं ना, वो YouTube पे मैंने शेयर कर दिए हुए बच्चों, ठीक है? सारे के सारे हैं IFRS 16 के? नहीं, सारे नहीं है, क्योंकि कुछ लेक्चर्स वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते।
कुछ प्रॉब्लम हो जाती है टेक्निकल, वो मैंने शायद ऑडिट में भी बताया, जो अवेलेबल होते हैं मैं साथ ही वो अवेलेबल कर देता हूँ बच्चों के लिए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बच्चे, अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैं सिर्फ 1 मिनट मैसेज से, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था, सॉरी मुझे नहीं पता चला, माजरत खाऊं, ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा ना इसको जूम आउट कर देता हूँ। जी बच्चे, ये एग्जामिनर ने ऑपरेटिंग लीज में अभी ये कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इस क्वेश्चन की तरफ अब फोकस करना है हमने। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मैं एक दफा आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। कावा लीजिंग लिमिटेड ने हनी बी लिमिटेड को 1 जुलाई 2017 लीज का इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नॉन कैंसलेबल लीज है 3.5 इयर्स की, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी 48 मिलियन की। फर्दर सेकेंडरी पीरियड के लिए 1.5 इयर्स 3 इंस्टॉलमेंट्स और 15 मिलियन की ईच इंस्टॉलमेंट, और वो भी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड पे की जाएगी। और ये सर्टेन है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। यूजफुल लाइफ मशीनरी की 6 इयर्स है और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म 20 मिलियन। जीएल ने इंकर किया है आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। समझ आ गई है ना? अब आपको बात भी समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं से डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। आप लोगों के साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर आप खुद ही मुझे बता दीजिएगा मैंने आईडीसी का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आपको। अब आईडीसी का आपके पास कॉन्सेप्ट है, जहां जहां जब जब आईडीसी की फिगर आपको मिलती जाए आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा। एंड जनरल ओवरहेड ऑफ रुपीज 0.5 मिलियन टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। अभी इस बात को हम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करें, ठीक होगा जी बच्चे? जी बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं बच्चे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये इस पेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले मुझे इसकी वर्किंग करनी है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता था, इस क्वेश्चन की पहले जरा मैं आपके साथ वर्किंग करना चाह रहा हूं। अब आपने तवज्जो करनी है ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझा सकूं। ऐसे करते हैं। ये बच्चे 1 जुलाई को हमारा 2017 लीज कमेंस हो रही है। आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी इंस्टॉलमेंट, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ वन, एट्थ, नाइन्थ और 10th इंस्टॉलमेंट। आपने पहली इंस्टॉलमेंट 48 मिलियन की, सेकेंड वन इंस्टॉलमेंट भी बचे 48 मिलियन, थर्ड वन भी, फोर्थ वन भी, फिफ्थ वन भी, सिक्स्थ वन एंड सेवंथ वन 48 मिलियन की पे करनी है। लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स 15 मिलियन, 15 मिलियन, 15 मिलियन। बच्चे, आपका ये पीरियड इस डेट से इस डेट तक प्राइमरी पीरियड, और इस डेट से इस डेट तक सेकेंडरी पीरियड है। बट आपने लीज टर्म में इन दोनों पीरियड्स को कंसीडर करके टोटल लीज टर्म 5 इयर्स का डिसाइड किया हुआ। इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है, 10 नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, बट ईयर्स आपको याद है ना, ईयर्स कितने हैं? शाबाश, 5 इयर्स हैं।
ये पहले वाला 3.5 ईयर, सेकेंड वन बचे 1.5 ईयर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब प्रॉब्लम एक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है? मेरा पहला लेक्चर याद करें, एन्युटी का फॉर्मूला। मैंने आपको क्या कहा था कि एन्युटी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 4 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी होता है। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट वन कंडीशन है सीरीज ऑफ पेमेंट्स होनी चाहिए। बिल्कुल सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, 10 पेमेंट्स हैं। दूसरी बात, इंटरवल भी सेम होना चाहिए। हर पेमेंट 6 माह बाद है, इंटरवल भी ठीक है, वही है, सेम है। थर्ड वन, डिस्काउंट रेट भी सेम होना चाहिए, वो भी 10%, वो भी ठीक है। अमाउंट बट सेम नहीं है सर। रेंटल की अमाउंट सेम होनी चाहिए। फोर्थ वन कंडीशन, रेंटल की अमाउंट सेम नहीं है। वो 3.5 इयर्स तक, फर्स्ट 7 इंस्टॉलमेंट्स तक तो वही है, बट फर्दर 3 इंस्टॉलमेंट्स के लिए वो सेम नहीं। अब हमें यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की। लीज पेमेंट के फॉर्मूला तो सिंपल है, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट कर दूं। बल्कि ये देखें बच्चे, लीज पेमेंट, लीज पेमेंट क्या होगा? लीज रेंटल, वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, डाउन पेमेंट प्लस लीज रेंटल्स प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक हो गया जी बच्चे? और बच्चे, जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करते थे तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखें। हमें उसने बता दिया अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ये क्या है? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब लीज पेमेंट बच्चे डाउन पेमेंट है कोई नहीं। लीज रेंटल क्या है? 48 की 7 इंस्टॉलमेंट्स प्लस 15 की 3 इंस्टॉलमेंट। लीज पेमेंट की फिगर मुझे बता दीजिएगा, कितनी फिगर बनती है? जल्दी कीजिएगा। सर 381। जी बच्चे, ठीक हो गया। 381। एक मिनट, हुसनैन का मैसेज आया, मैं सिर्फ 1 मिनट रिप्लाई कर दूं। जी बिल्कुल ठीक हो गया हसनैन शहबाज। इसको हम फाइनेंस लीज ही कंसीडर करेंगे क्योंकि 8th कंडीशंस में से अप्लाई हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बच्चे, बिल्कुल सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर, लीज पेमेंट की फिगर बच्चे हमने कंप्यूट कर ली है 381, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन। टोटल फिगर मुझे बता दी गई है, बच्चे ने बताई है 401 मिलियन। और ये भी बच्चे ये फिगर। अच्छा बच्चे, ये फिगर्स तो आपने कैलकुलेट कर ली। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमें एन्युटी तो अप्लाई हम नहीं कर सकते। हम एन्युटी अप्लाई कर सकते हैं कितनी इंस्टॉलमेंट्स के लिए? ये 3.5 इयर्स के लिए, 7 इंस्टॉलमेंट्स के लिए। सर ठीक है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हम ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है ये वाली, इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? एन्युटी अप्लाई करेंगे। तो बच्चे करते हैं, जरा मेरे साथ वर्किंग कीजिएगा ताकि हम इस वर्किंग को अच्छे तरीके से समझ सकें। जी बच्चे, आपको पता होगा, आपको याद होगी ये बात, मैंने आपको कहा था कि जब हमारी इंस्टॉलमेंट्स लेस देन अ ईयर हो तो इम्प्लीसिट रेट को आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया करें। हमारा इम्प्लीसिट रेट है 10%। हाफ ईयर की बेस पे अगर हम कंसीडर करें तो बताएं ये हाफ ईयरली रेट कितना बनेगा? क्या 5%। बिल्कुल ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 10% रेट है, ये रेट है पर एनम। साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है? 2।
ये रेट बन जाएगा 5% और ये रेट क्या हो जाएगा हाफ ईयरली। याद है ना मेरी ये सारी बातें आप लोगों को? जी बच्चे, अब हम करते हैं बच्चे। 48 मिलियन एट द एंड है, 1 माइनस 1.05। जब हमने रेट हाफ ईयरली का यूज किया, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स लेनी होती है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टोटल कितनी है? 7 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और हाफ ईयरली रेट से ही आपको इसे डिवाइड कर देना है बच्चे। तो बच्चे आप मुझे बताइएगा इसकी फिगर कितनी बन गई बच्चे? सर 277.738। जी देखें, इसकी फिगर बन रही है 48 इंटू 5.786। मैंने अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है, 786373397 फिगर बन रही है। उसके बाद जी मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं इसको, ये फिगर 277.75 फिगर बन रही। यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? आप लोगों को मैं बातें समझा पाया हूं? अच्छा जी, अब गौर करना, ये जो बच्चे 15 मिलियन की फिगर है, ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। इन पे हमें सेपरेट एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है? अब सेपरेट एन्युटी का फॉर्मूला यूज करने लगा हूं। देखिए 15 मिलियन इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पार, ये कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 3 इंस्टॉलमेंट्स डिवाइडेड बाय 0.05। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये इंस्टॉलमेंट्स, अगर मैं इस पे एन्युटी फैक्टर यूज कर देता हूं, ये क्या करेगा? ये सिर्फ इस डेट तक, इस पीरियड तक मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू इस डेट तक की चाहिए। मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये फिगर अगर कैलकुलेट कर ली, फिर मुझे इस पे फर्दर प्रेजेंट वैल्यू का, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? इस पे फर्दर सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी बच्चे, तो पहले आप जरा इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा 15 के साथ, फिर मैं सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी आपको समझा देता हूं। वो तो आपको आता ही है। कैलकुलेट करें बच्चे। Sir, 40.848. जी बच्चे, ये फिगर 15 इंटू 2.723, ठीक है जी बच्चे, ये फिगर आपने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद बच्चे हमें इसके लिए जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है, वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? जैसे हम यूज करते हैं, ये जो भी फिगर होगी हमारी, ये जो फिगर कैलकुलेट करेंगे हम, ये फिगर जो हमने कैलकुलेट की है, हमें क्या करना है? इस पे 1.05 रेज टू पावर -7 से इस फिगर को फर्दर मल्टीप्लाई कर, क्या कर देना है? 1.05 रेज टू पावर -7 से इस फिगर को मल्टीप्लाई कर देना। तो वो फिगर क्या हो जाएगी? ये फिगर बन जाएगी 0.711। अब इस फिगर से मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 2.723, ये फिगर, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 0.711 से। ये फिगर हमारी बन गई है बच्चे 29.04। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, उसकी रीजन क्या है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा।
बच्चे आपने जो इन 3 फिगर्स पे लीज टर्म की मुद्दत इस्तेमाल की है वो तो 3 इस्तेमाल की है। इसने क्या किया है, इसने इस फिगर को इस डेट पे, इस फिगर को भी इस डेट पे और इस फिगर को भी इस डेट पे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पे कैलकुलेट कर दी है। आपको तो प्रेजेंट वैल्यू लीज कमेंसमेंट डेट तक कैलकुलेट करनी थी। अब इस डेट पे आपने ये एक फिगर कैलकुलेट कर दी। अब ये फिगर सीरीज ऑफ पेमेंट्स नहीं रह गई, ये एक फिगर बन गई और 40 पॉइंट समथिंग की फिगर बन गई है। तो अब आप इस पे दोबारा एनवीटी का फॉर्मूला यूज तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एनवीटी का फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं अगर सीरीज ऑफ पेमेंट हो। ये तो एक सिंगल पेमेंट है, तो वो सिंगल पेमेंट पे बच्चे हम क्या करते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन बच्चों को समझते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं आपको एक और कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखिए वो क्या कैलकुलेशन है, वो एक सिंपल, आपने बच्चे 2 एन्युटी फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। जरा गौर कीजिएगा, आपको भी बात समझ में आ जाएगी और बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। आपको एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना है 10 इयर्स पे बेस करके, और एक आपको कैलकुलेट 10 इयर्स पे नहीं, 10 इंस्टॉलमेंट्स पे, और एक आपको कैलकुलेट करना है 7 इंस्टॉलमेंट्स पे बेस बनाते हुए। अच्छा, 7 इंस्टॉलमेंट्स पे बेस बनाते हुए हमने कैलकुलेट किया हुआ है 5.786। मैं दोबारा आपके सामने फॉर्मूला भी लिख दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए कैसे कैलकुलेट किया था, 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -7 ओवर 0.05, ये आपने यूज किया। अच्छा बच्चे, 10 इंस्टॉलमेंट्स पे बेस बनाते हुए 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -10 ओवर 0.05। जी बच्चे, Seven point 7.7217. 7.7217, 7.7217, इसका डिफरेंस लीजिएगा, इस फिगर में से इस फिगर को लेस कीजिएगा, 1.935. 1.935। ठीक है जी बच्चे, आपने कैलकुलेशन कर ली, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपने एनवीटी फैक्टर की कैलकुलेशन की, मैंने जरा सेपरेट करके लिखा, अभी वर्किंग में जरा एक्सपैंड करके आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एग्जाम में बैठ के इतना टाइम इस पे स्पेंड करना है। आपके लिए एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ होगा, ताकि आसानी के साथ आप इसकी कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है जी बच्चे, ये सिर्फ ये पर्पज है। अच्छा बच्चे, अब देखें, बड़ी सिंपल सी, आपने एक बेस बनाना है इस एनविटी फैक्टर को, एक बनाना है इस एनविटी फैक्टर को। 5.786 मल्टीप्लाई बाय 48 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा 1.935, इसको बेस बनाना है, और ये कितना है 15 मिलियन को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका सम कीजिएगा, ये फिगर आपकी बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर। कह रहे हैं जरा जल्दी से, 5.786 into 48, फिगर 277.73 और 1.935 into 15 मिलियन, ये 29.03। टोटल करें 6, 7,
306.76। जी बच्चे, अब बात समझ में आई है? ये मैंने कैसे कर लिया, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वो क्यों किया, देखिए मेरी बात सुनिए गौर से। मैंने बच्चे किया इस तरह से कि मैंने इस डेट तक की एन्युटी कैलकुलेट की टोटल, इस डेट तक की एन्युटी टोटल कैलकुलेट की, इस डेट तक की एन्युटी टोटल कितनी कैलकुलेट हुई है, 7.7217, 7.7217, और 7th इंस्टॉलमेंट तक की एन्युटी आपने कैलकुलेट की 5.786। इस एन्युटी को इस इंस्टॉलमेंट से पे कर दिया। अच्छा, अगर तो 10 की 10 इंस्टॉलमेंट ही 15 मिलियन की होती तो मैं इस एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा सिर्फ इतनी इंस्टॉलमेंट ही हो रही है ना 15 की, तो आप ऐसा करें, इस फिगर का इस फिगर के साथ डिफरेंस ले लें। जो डिफरेंस की फिगर बने, वो डिफरेंस की फिगर आपने मुझे कैलकुलेट करके दे दी, वो थी 1.935। क्या फिगर बच्चे बन रही है, 1.935, 1.935। इस फिगर को हमने 15 मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डायरेक्ट इस डेट तक की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्योंकि हमने अब ये 5.786 और 7.7127, 7.7217 इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके ये डिफरेंस एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास दो दो दफा जो वर्किंग, जैसे हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है एन्युटी का फॉर्मूला यूज करते हुए, फिर उस पे भी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है। ये बच्चों को समटाइम कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक शॉर्टकट वे है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए ये कि आपको पहले पूरी की पूरी लीज इंस्टॉलमेंट, जितनी भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, उसके लिए टोटल कैलकुलेट करना है। फिर उसमें से बचे जितने पीरियड 7 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो लेस कर देना है। एक फिगर आ गई 1.935। ये डिफरेंशियल क्या है, ये 7th इंस्टॉलमेंट से लेकर 8th इंस्टॉलमेंट से 10 इंस्टॉलमेंट तक की इंस्टॉलमेंट को यूज करके बच्चे डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेगी। ठीक है जी बच्चे, तो ये 8 से 10 इंस्टॉलमेंट के लिए डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हुए हम इसको यूज करें, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर देगी। तो ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बच्चे हमने इस तरह से कैलकुलेट। तो आपको इन दोनों में से एक थर्ड वन मेथड भी है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा। आपको इन दोनों में से जो मेथड इजी लगे, अगर आपको पहले वाला मेथड इजी लगा है तो आप पहले वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर सेकंड वन मेथड आपको इजी लगा है, आप सेकंड वन यूज कर सकते हैं। आपका एग्जामिनर फर्स्ट मेथड यूज कर रहा है, आपका एग्जामिनर ये मेथड यूज कर रहा है। ठीक है जी बच्चे, आप इन दोनों में से कोई मेथड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब आपको नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर कैलकुलेट करनी है। जरा नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर कैलकुलेट करते हुए मुझे बताइएगा क्या फिगर बन रही है बच्चे। जल्दी से आप लोग भी कैलकुलेट करें, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तो आपने कैलकुलेट कर दी 306.76 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन इनटू 1 पॉइंट। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे आप 05 भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं, और ये एट द एंड है ना। अगर तो आप 5 लिखेंगे तो ओवरऑल रेंटल 10 है, आपको 10 से 10 पार लेनी पड़ेगी इसकी। और अगर आप इंटरेस्ट रेट 10 यूज करेंगे तो फिर आपको नंबर ऑफ इयर्स 5 को बेस बनाना होगा। ठीक है, तो टोटल फिगर मुझे बच्चों ने बता दी है। उन्होंने कहा जी ये फिगर बन रही है 319.06। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट थे, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की कैलकुलेशन ट्रिक था, बाकी कैलकुलेशन आपके लिए इंतहाई आसान थी। ठीक है जी बच्चे, तो ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए, ये याद रखिए। यहां तक हो गया जी बच्चे, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी हफ्सा बच्चे, अब आपको बात समझ में आई है या अभी भी कंफ्यूजन है बच्चे?
बाकी बच्चों को हसनैन, शहबाज, नूर अफजा, साजिद अली, बच्चे आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा इलेबोरेट कर देता हूं बच्चे। जी क्लियर है, ठीक हो गया जी बच्चे, ठीक है जी बच्चे। चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अब यहां तक आपने कैलकुलेशन कर ला। सर नेट इन्वेस्टमेंट की वर्किंग दिखा दे जरा। नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर ये फिगर है 319.06। अब हमें लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना, बस वो लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अब बाकी जितने भी काम है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, वो हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में नोट्स ही तो बनाने थे। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे, नोट्स बनाना हमारे लिए इंतहाई आसान है। ठीक है जी बच्चे, तो मैं स्टार्ट करने लगा हूं बच्चे लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। नोट कीजिएगा इसका फॉर्मेट क्या था। सबसे पहले बच्चे हम कौन सा कॉलम बनाते हैं, सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं डेट का कॉलम। ठीक है जी बच्चे, सबसे पहले कॉलम बनता है डेट का, फिर बच्चे ओपनिंग बैलेंस, देन बच्चे इंस्टॉलमेंट का कॉलम, फिर बच्चे इंटरेस्ट का कॉलम, उसके बाद बच्चे प्रिंसिपल का कॉलम, और लास्ट पे बच्चे क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम। अब बच्चे नोट कीजिएगा आप लोग, डेट क्या है, पेमेंट डेट आएंगी यहाँ पे, ये याद रखिएगा। 1 जुलाई है तो ये पेमेंट बच्चे 31 दिसंबर 2007। अच्छा मुझे बताइएगा लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का स्टार्ट कहां से होता है बच्चे, हमेशा याद रखना है। नेट इन्वेस्टमेंट से सर। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी, 319.06। तहजीब बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश बिल्कुल सही हो गया। तहजीब साहब ने इसका आंसर दिया था, मैं समझा उन्होंने कोई सवाल पूछा है, हफ्सा ने भी इसका आंसर दिया था। इंस्टॉलमेंट बचे, पहली इंस्टॉलमेंट 48 मिलियन की, इंटरेस्ट की फिगर कैलकुलेट करके बताइएगा बच्चे। 319.06 रेज टू पार। अब बच्चे आपने इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.05 ले लेना है, 5% लेना है, क्योंकि हमने हाफ ईयरली रेट यूज करना है। गलती ना कर देना, यहाँ पे 10% ना यूज करना। 15.958। बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश 15.95। अच्छा बच्चे 48 में से 15.95 लेस करेंगे 32.05। आपको याद है ना, मैंने इसके फॉर्मूलाज भी लिखवाए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस को मैंने कहा था ए होता है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बी, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए पे इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके सी कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी में से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ये प्रिंसिपल की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, और ओपनिंग बैलेंस में से हम प्रिंसिपल की अमाउंट डिडक्ट करेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। बच्चे याद है ना आपको सब बातें जी बच्चे। अब आपने क्या करना है बच्चे, 319.06 इसमें से लेस करना है प्रिंसिपल की अमाउंट 287.01। अच्छा बच्चे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून 2008। अच्छा बच्चे क्लोजिंग बैलेंस हमारा अब ओपनिंग बैलेंस बनने वाला है 287.01। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है बच्चे 48 मिलियन। इंटरेस्ट की अमाउंट बच्चे मुझे बताइएगा 14.3505। 14.35 कर देते हैं बच्चे। 48 में से बच्चे लेस कीजिएगा इंटरेस्ट की अमाउंट 33.64। 33.65। देख लेते हैं, शायद मैंने तहजीब गलत लिख दी हो। 1 जुलाई को हुआ था ना, तो 6 माह के बाद पहली पेमेंट नहीं होनी। सेवनटीन है जी, बिल्कुल ठीक है जी 17 जी, ठीक है जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे 287.01 माइनस 33 पॉइंट जी बच्चे, नेक्स्ट फिगर 253.36। अच्छा बच्चे नेक्स्ट 31 दिसंबर 18 253.36। 48 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कैलकुलेट करके बच्चे मुझे बताइएगा इंटरेस्ट की अमाउंट 12.67।
अब बच्चे 48 में से 12.67 की फिगर 35.33 253.36 लेस कीजिएगा 218.03। अब नेक्स्ट बचे 30th जून 2019 218.03। इसके बाद मैं कैलकुलेशन ही करूंगा, इससे आगे हम रहने देंगे, कैलकुलेशन हमें जरूरत नहीं है। अच्छा जी बच्चे, इसकी फिगर कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा 0.05 10.90। अच्छा 48 में से ये फिगर लेस की 37.10 कर देते हैं 37.10। अच्छा बच्चे 218.03 कैलकुलेट करके बच्चे मुझे बताइएगा 180.93। जी बच्चे, हमने अपनी वर्किंग नोट्स तो सारे के सारे बना लिए। अब मैं आपके साथ नोट्स बनाने वाला हूं। जी बच्चे, सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, गावा लिमिटेड। सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा गावा लिमिटेड। अच्छा बच्चे, रिक्वायरमेंट क्या है? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक्सट्रैक्ट की भी रिक्वायरमेंट है। नहीं, नोट्स के साथ का एक्सट्रैक्ट का वर्ड नहीं होता। समीउल्लाह याद करें, एक्सट्रैक्ट का वर्ड हम सिर्फ फेस के लिए यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेट। जी जी सर रिक्वायरमेंट ये एक्सट्रैक्ट की भी। एक्सट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है? मेरा ख्याल नहीं है एक्सट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट, मैं भी आपके साथ देख लेता हूँ। वो बच्चे ना नोट कर रहे हैं शेड्यूल, 1 मिनट, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। शायद इसकी रिक्वायरमेंट अगर एक्सट्रैक्ट की हुई तो वो भी बना लेंगे बच्चे। ठीक हो गया बच्चे। देखिए बच्चे, प्रीपेयर नोट्स फॉर इंक्लूजन इन गावा लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। जी बात क्लियर हो गई है? अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूँ, वैसे हमारी सर रिक्वायरमेंट टेस्ट, सर ये आपने टेस्ट में जो दिया था उसमें एक्सट्रैक्ट भी की भी रिक्वायरमेंट थी। उसमें शामिल करवाए गए थे, उसमें खुद करवाए गए थे, उसमें खुद शामिल करवाए गए थे। जी बच्चे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आप एक्सट्रैक्ट भी बना दीजिएगा, वेरीफाई करने हैं। जी, अब मैं ये पहले बना दूं, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट भी बना देता हूँ। यस सर। चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फॉर द ईयर एंडेड अच्छा बच्चे, जून 30th 2018, यही डेट है ना, जून 30th 2018। जी बच्चे, बिल्कुल यही डेट। अच्छा बच्चे, अब सबसे पहली आपको याद करें स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा था आप नोट नंबर 10 लिखा करें, साथ आपने हेडिंग क्या लिखनी है? नेट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग लिखनी है। याद है ना आपको सारी बातें मेरी? जी, इसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेशन भी लिखना है। कंपैरेटिव अगर बन सकता है तो बनाइएगा, बट इसका कंपैरेटिव बन ही नहीं सकता क्योंकि लीज का कॉन्ट्रैक्ट ही 2018 के स्टार्ट में हुआ था। 1 जुलाई 2017 का मतलब है कि ईयर एंड 2018 के स्टार्ट ओपनिंग डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 2017 में इसकी कोई कंपैरेटिव मौजूद ही नहीं है, तो हम इसकी कंपैरेटिव तो नहीं बना सकते। ये हो गया बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, लीज पेमेंट्स रिसीवेबल। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी बच्चे, अब मैं आपके सामने शेड्यूल ओपन करके आप मेरी मदद कीजिएगा। बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टोटल इंस्टॉलमेंट्स, ये पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी 30th जून को, सॉरी 31 दिसंबर को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी 30th जून को। अब 48 मिलियन की कितनी इंस्टॉलमेंट्स हमें फर्दर पे करनी है?
शाबाश, सर 5 बिल्कुल ठीक 5। और 15 मिलियन की 3। 3 जी बच्चे, अब आपने याद रखना है ये, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 48 मिलियन की 5 इंस्टॉलमेंट्स प्लस 15 मिलियन की 3 इंस्टॉलमेंट्स। कैलकुलेट करके बताइएगा बच्चे मुझे। $285। 285 बिल्कुल सही हो गया जी, बिल्कुल सही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, ये आपने कैलकुलेशन मुझे करके बता दी। अच्छा बच्चे, अब इसमें हम क्या शामिल करते हैं? गारंटी रेजिडुअल अनगारंटेड वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू। शाबाश। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की फिगर बच्चे एक ही फिगर है ना जी, एक ही फिगर होती है इसकी 20। शाबाश, बिल्कुल सही। अब मुझे बताएंगे टोटल क्या किसके इक्वल हो जाएगा? इसके सर फॉर्मूलाज मैंने ग्रॉस आपको याद। इन्वेस्टमेंट के सर। हाँ जी शाबाश, आपको मैंने इसके फॉर्मूलाज याद करवाए हुए हैं, भूलने नहीं है आपने। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 305। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की फिगर भी बच्चे आपने कैलकुलेट कर दी। अब मैंने आपको बताया हुआ है, आपने थोड़ी सी यहाँ पे चीटिंग किया करनी है। अनअर्न्ड अनअर्न्ड फाइनेंस फाइनेंसिंग के। लिखना तो आपने यही है, बट आपने इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि मुश्किल है इसकी कैलकुलेशन करना। ये आपने बैलेंसिंग फिगर लेनी है। आपको फिगर यहाँ पे लिखनी है नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर। इसकी फिगर लिखनी है नेट इन्वेस्टमेंट। सही होगा जी बच्चे। तो बच्चे आपके सामने शेड्यूल है, ये शेड्यूल है सामने। 30 जून 2018 में जो फिगर होगी ये किसकी फिगर है? 253.36। शाबाश, 253.36। 253.36। अब बैलेंस ले लीजिएगा। $51.64। जी शाबाश। अब इसके बाद आपको याद है ना हमें क्या लेस करना होता है इसमें से? करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट सर। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अभी मैं नहीं बताऊंगा करंट पोर्शन की फिगर, आपने बतानी है करंट पोर्शन की फिगर। जल्दी से बताएं, आपके पास शेड्यूल अगर बना हुआ है, आप लोगों ने नोट किया हुआ है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं करंट पोर्शन ऑफ। सर 35.33। तवज्जो करें, गलती कर रहे हैं आप लोग। Sir, 72.38 something. करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। जी बच्चे, गलती ना करें, अब तो गलती नहीं बनती। टॉपिक मुकम्मल होने वाला है जी। शाबाश, अली शेर साहब ने हमें बता दी है। उन्होंने कहा है कि साल भर की पेमेंट्स ली जाती हैं, साल भर की पेमेंट्स ली जाती हैं। तो देखें अगले साल की ये दोनों पेमेंट्स कंसीडर करनी है। मैंने शेड्यूल यहीं पे क्यों रोका, इसी वजह से ही तो था। 35.33, 37.10। जी सर क्लियर हो गया। हाँ, गलती नहीं करनी आपने। ये टोटल फिगर बच्चे आपकी 72 पॉइंट। बिल्कुल तहजीब साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे। ये फिगर बच्चे 72.43। लेस कीजिएगा और मुझे फिगर बता दें बच्चे। इसकी फिगर कितनी? 180.93। जी बच्चे, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर भूलना नहीं है, इसके बाद क्या करना है बच्चे हमें? 10.1 क्या? मैच्योरिटी एनालिसिस सर। शाबाश, मेच्योरिटी एनालिसिस। जैसे मैं फाइनेंस लीज और सॉरी ऑपरेटिंग लीज में बनाना आपको सिखाया, वैसे ही मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। अच्छा बच्चे, ये सिर्फ लीज पेमेंट की फिगर होती है,
इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, याद करें, लेस देन 1 ईयर। जैसे मैंने ऑपरेटिंग लीज में सिखाया था वैसे ही बना देता हूँ, लेस देन 1 ईयर, ताकि वो हमसे आसानी से बन जाएगा और आपको बात भी समझ में आ जाएगी, और वो एग्जामिनर अब आपका वैसे ही बना रहा है। अच्छा जी बच्चे, लेस देन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर हमने कितने पैसे देने हैं? 48 और 48, दो इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कितनी अमाउंट बन रही है बच्चे? 48 और 48, 96 96, बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 ईयर टू 2 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर। वो भी बताइएगा वो भी कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, क्योंकि आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी ये वाली। 1 ईयर टू 2 ईयर, ये भी फिगर बचे। एक 48, नेक्स्ट वन भी 48, ये 96, ये देखिए यहाँ पर भी 48 प्लस 48। अच्छा बच्चे, उसके बाद बचे 2 2 3 ईयर्स। अच्छा बच्चे, अब देखें यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, 48 की 5 इंस्टॉलमेंट्स थी, एक इंस्टॉलमेंट 48 प्लस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 की। अब इसको सम करके बताइएगा, और उसके बाद बचे 3 2 63। ठीक है जी बच्चे, 3 to 4 ईयर्स। बच्चे 15 प्लस 15, फिगर 30, सही है। और इसके साथ बच्चे आपको जी, इसके साथ बच्चे आप एक चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसी डेट पे एक और भी फिगर पे करनी ungrant है। शाबाश, अनगारंटेड रेजिडुअल। आपने लास्ट टाइम भी गलती की थी और मैंने आपको समझाया था। टोटल करके मुझे बता दें ये फिगर, 96 प्लस 96 प्लस 63 प्लस 50, 305। देखिए ये 305 की फिगर आपकी 305 के साथ एग्री करनी चाहिए। मैंने समझाया हुआ है ना आपको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के साथ ये फिगर आपकी एग्री करनी चाहिए। अच्छा बच्चे, अब एक्सट्रैक्ट भी आप लोगों ने कहा है, मैं एक्सट्रैक्ट भी बनाने वाला हूँ। जी जी, सर जिस तरह आपने पहले फाइनेंस लीज के अंदर ये नोट्स बनाने सिखाए थे, वैसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल वैसे कर सकते, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। अब वो लेस देन 1 ईयर, नॉट लेस देन 1 ईयर, या मोर देन 1 ईयर बट नॉट लेस देन 5 ईयर्स। अब ये टर्मिनोलॉजी यूज करके भी जितनी इंस्टॉलमेंट है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, जी बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। कोई आपको एग्जामिनर अब जो प्रेफर कर रहा है ना तरीका, आप एग्जामिनर के सॉल्यूशंस पिक करके देखिएगा। एग्जामिनर जो तरीका प्रेफर कर रहा है वो यही तरीका प्रेफर कर रहा है, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, 3 to 4 ईयर, 5 ईयर्स तक एग्जामिनर ऐसे ही कर रहा है, फिर आगे लिखता है मोर देन 5 ईयर्स। तो वो ये दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप क्या करें, एग्जाम में बैठ के पहले लिखे लेस देन 1 ईयर, फिर उसके बाद मोर देन 1 ईयर बट नॉट लेस देन 5 ईयर, ये लिखे और जितनी भी फिगर्स बनती हैं वो लिखें। कोई गलत नहीं होगा, एग्जामिनर बिल्कुल नहीं गलत करेगा। अच्छा बच्चे, अब एक्सट्रैक्ट्स देखिएगा। गावा लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम स्टार्ट पे लिखें तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम का वर्ड यूज करते हैं, और एंड पे यूज कर रहे हैं तो फिर एक्सट्रैक्ट। और सर एक और आपको नोट पता नहीं है, आएगा डिस्क्रिप्शन का? सॉरी मुझे बात नहीं समझ में आई आपकी। सर मैंने कहा एक और नोट नहीं आएगा डिस्क्रिप्शन का? हाँ, वो डिस्क्रिप्शन का तो अब आप खुद से लिख लेंगे ना, कि वो भी लिख दूं? हाँ, वो आप खुद से लिख लीजिएगा, वो लाजमी लिखना है। एज एट जून 30, 2018। अच्छा बच्चे, 2018 इसकी कंपैरेटिव्स नहीं है, रुपीज इन मिलियन। अगर होती तो हम कंपैरेटिव की फिगर्स भी लेते। यहाँ पे बच्चे हम यूज करेंगे नॉन करंट एसेट, एब्रीवेशन आपने यूज नहीं करना फेस पे, नेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बच्चे करंट एसेट्स
करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए हमने नोट्स में ये फिगर्स कैलकुलेट कर दी हुई हैं, 72.43 और 180.93। 72.43 180 point जी ठीक हो गया जी 180.93 ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद बच्चे आपको पता है ना फाइनेंस लीज के केस में लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता क्योंकि वो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देता है। शाबाश। गावा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और उसका भी बच्चे हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। और इसके एक्सट्रैक्ट आपको याद होगा मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको डिटेल समझाया हुआ है, याद है ना। उसके केस में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम शामिल करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी फॉर द ईयर एंडेड लिखना था, फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2018। और इसमें सिर्फ एक ही फिगर आएगी, बताएं जरा जल्दी से मुझे कौन सी फिगर बच्चे हम कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट इनकम की सर। बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश। और इंटरेस्ट इनकम की शेड्यूल में से मुझे बताइएगा कितनी फिगर बन रही है बच्चे। सर 30.30 रुपीज इन मिलियन। अच्छा बच्चे, आप लोगों ने यहाँ पे भी गलती कर देनी है जी, नहीं की गलती, शाबाश, बिल्कुल नहीं की गलती आप लोगों ने। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। ये फिगर है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। 30.33 जी। अब कैलकुलेशन आपने ठीक की हो, इंटरेस्ट सूद की इनकम अल्लाह माफ फरमाए। $30.33 मुझे अपने फिगर बताई है, मैसेज बॉक्स ओपन करते सर 30.30 जी 30.33 या 30। आप ये कैलकुलेट दोबारा कर लीजिएगा, ये दोनों फिगर्स आपने कंसीडर करनी थी, ये वाली फिगर्स। ठीक हो गया जी बच्चे जी। तहजीब बिल्कुल ठीक हो गया जी, 30.30 ही बन रही है, 95 और 0.35 बच्चे। ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस क्वेश्चन में ट्रिक सिर्फ ये था, जो डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, ये ट्रिक था। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है तो इस बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड में भी आपको बताया था ट्रिक कहां तक था, उससे आगे कोई मुश्किल बात नहीं। सर जी बच्चे। सर अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाती है टर्मिनेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो लीज रेंटल जो है वो चेंज हो जाता टर्मिनेट पीरियड में, तो फिर भी ये इसी तरह ही करना था ना। नहीं, टर्मिनेट के पीरियड में चेंज नहीं हो जाता। आप याद रखें, टर्मिनेशन जो होती है वो एट द एंड पे जाके होगी, या वो एक स्पेसिफिक डेट बताएगा कि 3 साल के बाद वो टर्मिनेट कर सकता है। तो आपने 3 साल तक तो वो लीज तो टर्मिनेट नहीं हो सकती, वो जो 3 साल का पीरियड है वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड लेना है आपने। जहां पे टर्मिनेट हो सकता है आपको वो इंडिकेशंस प्रोवाइड करेगा कि वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चे। तो वो आपने टर्मिनेट, वो जो जिस पीरियड में फिर टर्मिनेट होगा और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेसी को बियर नहीं करने पड़ेंगे, तो वो आपको कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि हमें लेना है सर इसका नॉन मतलब कैंसिलेबल पीरियड। सर इसका मतलब टर्मिनेट के केस में जो रेंटल है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये परचेज हाँ, ऑप्शन वो कोई ऑप्शन के नहीं केस देता। में। वो तो कहता है, देखिए एक और बात याद करें, आपको मैंने एक बात बताई थी कि लीज लायबिलिटी में 5 बातें शामिल होती हैं।
समीउल्लाह, लीज लायबिलिटी में कितनी बातें शामिल होती हैं? 5 बातें। पहली बात, बताते जाएं, याद किया हुआ स्टैंडर्ड, अब तो याद होना चाहिए, अब तो फिंगर टिप्स प्रेजेंट होनी वैल्यू चाहिए। ऑफ लीज पेमेंट थी। जी मैं लिख देता हूँ, मुझे फिर भूल जाएगी ना बातें, आप लोग आप मुझे बताते जाएं, मैं लिखता जाता हूँ। पहली है जी फिक्स्ड पेमेंट, पहली बात ये आपको याद होगी। दूसरी है बच्चे वेरिएबल पेमेंट, जो इंडेक्स पे बेस करती है, ये भी आपको बात याद है। तीसरी बात परचेज ऑप्शन, ये भी आपको पता है। रेजिडुअल वैल्यू, ये भी आपको पता है। और टर्मिनेशन पेनल्टी, याद आ गई है ना? अब ये किस चीज की पेनल्टी है? ये इसी चीज की पेनल्टी है कि लेसी तुम लीज कैंसिल नहीं कर सकते, अगर तुमने लीज कैंसिल की तो ये टर्मिनेशन पेनल्टी तुम्हें चार्ज की जाएगी, ठीक है ना? तो ये मैं भी आपको इसका पैराग्राफ भी रेफर करता हूँ। इससे पहले हसनान साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। जी हसनैन बच्चे ये देख लें। वो जनरल एक्सपेंसेस हैं आपके, वो लीज के अकाउंट फॉर नहीं होते लीज में, तभी तो मैंने स्टार्ट पे कह दिया था, इग्नोर करें इस बात को, कंफ्यूज किया आपको। जी बच्चे ये पैराग्राफ जो मुझे आपको भी रेफर करना था। जी नहीं बच्चे उसको जरूरत नहीं आपको कैलकुलेट करनी लिखने की। एक्सट्रैक्ट में आप बताना चाहते हो तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर जनरल ओवरहेड की फिगर लिखते, जितनी भी फिगर बन रही है। 0.5 मिलियन बताई थी उसने, 0.5 मिलियन की फिगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करवा दो। अच्छा बच्चे लीज लायबिलिटी में देखिएगा, पांचों बातें आपकी फिंगर टिप्स में। फिक्स पेमेंट, वेरिएबल लीज पेमेंट जो इंडेक्स रेट पे डिपेंड करती है, रेजिडुअल वैल्यू, परचेज ऑप्शन, और लास्ट वन पढ़िएगा, ये पॉइंट पढ़िएगा, पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज। जी बच्चे अब क्लियर हो गया बच्चे? जी बच्चे, तो बच्चे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। प्लान तो मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाने का था। बच्चे आपने मैसेज क्या किया? सर राबिया बच्चे, हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर, तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी लीज टर्म की, वो डेफिनेशन पेंडिंग थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब मैं स्टार्ट में जैसे जैसे सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी टेक्निकल है, ये टॉपिक आपको पहले ही लेक्चर में बात समझ में आने वाली नहीं थी लीज टर्म की, तो इसी वजह से मैंने इसके लिए वेट किया हुआ था कि मैं एट द एंड आपको ये बातें समझाऊंगा। लीज टर्म में हमें दो कंडीशंस पढ़नी थी। लीज टर्म होता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड, उसमें हम दोनों पीरियड्स को शामिल करते हैं। दूसरे पीरियड को तब शामिल करेंगे अगर लेसी के पास ये ऑप्शन मौजूद हो लेसर की तरफ से कि आप लीज को एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर पीरियड के लिए, और ये कंफर्म भी हो कि लेसी उस एक्सटेंड जो पीरियड होगा उसको लाजमी एक्सटेंड करेगा, तो फिर वो प्राइमरी पीरियड और सेकेंडरी पीरियड दोनों को शामिल करके लीज टर्म कंसीडर की जाएगी। दूसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ी लीज टर्म के डेफिनेशन के अंदर, वो ये पढ़ी बच्चे, मैंने उसको फ्लो चार्ट से भी आपको समझाया हुआ है, ये देखिए, मैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ये था कि बच्चे अगर लेसी के पास ये ऑप्शन हो कि वो लीज टर्म को टर्मिनेट कर सकता है, अच्छा बच्चे, अच्छा ठीक हो गए। मैं ये मैं माजरत खाऊं, मैं समझा आपने ये मुझसे पूछा है, चलें ठीक है, ये आपको क्लियर है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। अच्छा बच्चे, वेरिएबल लीज पेमेंट बच्चे आपका नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये इंडेक्स रेट पे डिपेंड करता है।
जब हम ये लीज के फर्दर टॉपिक्स फाइनल में जाके पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम वहां पे पढ़ेंगे। तो ये पार्ट ऑफ सिलेबस ही नहीं है, तो फिर हमें जरूरत नहीं है इसको डिस्कस करने। ठीक है जी बच्चे जी। और बच्चे सर ये जो लेस लीज इंसेंटिव है ये भी बता दीजिएगा डेफिनेशन में। दोबारा पूछिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं सही समझ पाई। सर मैंने कहा ये जो डेफिनेशन में लीज इंसेंटिव लिखा है ये भी बता दीजिएगा। लीज इंसेंटिव ये होता है कि आपने कोई पेमेंट रिड्यूस कर दी, कि आपको इतने % हम कम पेमेंट आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो इंसेंटिव होता है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा अली शेर, आई थिंक सो बच्चे 4 के करीब मेरा ख्याल है लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है, राउंड अबाउट 4 के करीब लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब बातें क्लियर हो गई हैं? जी बच्चे ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, मेरा अगला प्लान था आप लोगों के साथ एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करने का, लेकिन टाइम हमारे पास काफी कम रह गया। ये देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन है 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये सिर्फ क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, मैं इसके साथ और भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस। आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं अब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपने आज बैठ के इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना। ठीक है जी बच्चे। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा बच्चे, या मैं ऐसा करूंगा जब मुझे मेरे पास थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल होगा, मैं आप लोगों के साथ उसके लिए कोई स्पेशल क्लास अरेंज करके उसमें ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। मैं ये ना सिर्फ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि इनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। आई कैप के क्वेश्चंस और आई कैप के ही सॉल्यूशंस आएंगे, और ये सभी के सभी रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस भी और ये सॉल्यूशंस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कल बच्चे कुछ छोटी छोटी सी बातें लीज की रह गई और एमसीक्यूज मुझे सॉल्व करवाने, तो मेरा प्राइम एजेंडा एमसीक्यूज पे फोकस करेगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया, वो लेसी की एक्सेप्शन रह गया, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट। ठीक है जी बच्चे। तो मैं पहले आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हमने फ्रेश बाकी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, अगर हमें कल टाइम मिला तो फिर हम इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट को स्टार्ट करेंगे। अगर टाइम अवेलेबल ना हुआ तो नेक्स्ट डे हम शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट को डिस्कस करके अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। लीज का टॉपिक हमारा नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम टैक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स का। ठीक है, वो भी काफी बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो वाला हमारा। ठीक है जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर होमवर्क बस यही करना है?